यस हेल्थ वेलकम टू नॉलेज बुक। सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस का पेपर नंबर 2 और इस पेपर नंबर 2 में हम करने वाले हैं टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेपर नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस में डाउट था, तो पहले हम पिछली क्लास के डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम सेकंड पेपर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, सीधी बात, नो बकवास। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन था सिलोजिज्म का, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिलोजिज्म का क्वेश्चन था एक, उसमें एक कंडीशन होती है या तो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कथन दे दिया जाए, एक छोटा सा कथन यहाँ ले रहे हैं, कुछ ए बी हैं और दूसरा कथन हम यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों, कुछ बी सी हैं, ठीक है। निष्कर्ष दे दिया जाए तो निष्कर्ष में हम देखेंगे कुछ सी ए हैं और दूसरा है कोई सी ए नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम उस वाले क्वेश्चंस को समझना चाहेंगे। पंकज को डाउट था ये, तो देखिए पंकज बेटा, तो होता क्या है, हमें सी और ए में संबंध करना था। तो हम सी यहाँ पर प्रेजेंट है, ए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इन दोनों कथनों की हेल्प से हम सी और ए में संबंध नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, तो इन दोनों में डायरेक्टली कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट भी रॉन्ग और सेकंड भी क्या हो जाएगा? सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों गलत होते हैं तो वहां पर आइदर और लगता है। आइदर और मतलब क्या होता है? या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा अनुसरित करता है। तो उसके 3 रूल होते हैं, वो तीनों रूल फॉलो होने चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट, दोनों गलत होने चाहिए, तो रूल नंबर फर्स्ट फॉलो हो रहा है। रूल नंबर सेकंड, एक धनात्मक होना चाहिए, दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए। तो पहला धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, तो दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है। रूल नंबर थर्ड ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी होना चाहिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए। तो ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा कि दोनों गलत है। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर? या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। और उस क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन दिए नहीं गए थे। मैंने आपसे सीधा ये पूछा था, सीधा पूछा था कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये चीज पूछी थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे कि ये गलत है तो वहां पे भी वो गलत थे, ठीक है। बाकी ऑप्शन में अगर दिया जाए तो फिर हमें कंडीशन फॉलो करनी थी। चलिए, अब एक क्वेश्चन और था जिसमें और डाउट था। क्वेश्चन नंबर 30वां मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं। दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन में भी दिक्कत थी पंकज को, तो एक बार वो भी देख लेते हैं हम जल्दी से। देखिए पंकज, यस, हमें पूछा गया दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो हमारी जो आकृति थी कुछ इस प्रकार से थी और इस आकृति में हमें निकालना था कि भाई साहब दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ऐसे क्रॉस है और यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। और हमें निकालना है यहाँ पे कि भाई साहब दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो दर्पण में क्या होता है, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बायां दायां हो जाता है, दायां बायां हो जाती है, लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट क्या हो जाएगा? राइट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों तीर तो ऐसे कैसे रहने वाले हैं, लेकिन ये क्रॉस इधर आ जाएगा, ये क्रॉस किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये तीर इधर जा रहा था तो ये इस साइड आ जाएगा, मतलब ये पोजीशन इस साइड आने वाली है। तो जो आंसर बनेगा आपका, जरा ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये दोनों क्रॉस इस तरीके से रहेंगे, ये इधर था तो इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये तीर इस तरीके से जा रहा था तो इस बार इधर से आएगा, मतलब ये जो है ये यहाँ पे छोटा रहने वाला है और ये इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे अगर ये वाला तीर आ गया तो ये जो ताया है ये इधर जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा? ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है विद आंसर की। तो जिसको क्वेश्चंस लेने हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लगाते हैं आज का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपको दिया जाएगा 30 सेकंड का टाइम, तो बिना रुके पेन कॉपी साथ में रखना है। लग जाइए। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। फटाफट से बताइए क्या बोलेंगे इसका आंसर। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कई एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों समय हो गया है समाप्त। स्टॉप, रुक जाइए। अगर हमारे सामने ऐसी आकृति आ जाए, पूछा जाए हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, तो करना क्या था, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। आपको आधार गिनने हैं। आधार कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कितने आधार हैं, 6 आधार हैं। जितने आधार हैं उतनी गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसके बाद में 1 के सामने लिखिए 1 और क्रॉस जोड़िए, मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 और 15 + 6 21। ठीक है, और इन सबको एक बार जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़िए, देखो 10 10 20 15 35, 35 + 21 आपका हो गया 56, 56। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जोड़ने के बाद क्या करना है, इस संख्या के जस्ट वाली संख्या को छोड़ना है, अगली को लेना है। 1 को छोड़ना है, 1 को लेना है, 1 को छोड़ना है, 1 को लेना है। तो जिसको लेना है उसको 56 में जोड़ दीजिए। किसको लेना है, 1 + 6 7, 7 + 15 22। तो 22 इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा 78। तो इस ट्रिक के बेस से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया क्लास के बाद में वापस से रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता हूं क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है और टाइम है आपके पास कम। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है। तो बताइए जल्दी से, हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, जल्दी से। हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। चलिए समय समाप्त, रुकिए। देखो ऐसा फिगर हमारे सामने आ जाए तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। क्या करना है, हमें देखना है इधर कितने कॉलम है। देखो 1 2 3 4 और ऊपर कितने कॉलम है, 1 2 3 4। अगर इस साइड और ऊपर साइड कॉलम समान हो तो जितने कॉलम है उसका सिर्फ क्यूब कर देना है। कितने कॉलम है, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, सिंपली 4 का क्या कर देंगे, 4 का क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब क्या है, 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 64। बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर। करना क्या है, ये कॉलम इधर 4 हैं, इधर कॉलम 4 हैं, दोनों तरफ कॉलम 4 हैं। तो जितने मैक्सिमम कॉलम थे उसका क्यूब कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। जिसको डिटेल्स में देखना है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। 3-4 घंटे की कंप्लीट फिगर काउंटिंग की क्लास है, तो इसको आप अच्छे से और समझ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कथन और कार्रवाई से भाई, हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने से इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कार्रवाई है, सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों को इस गिरावट के कारणों का पता लगाना चाहिए। तत्काल एक समिति की स्थापना भी करनी चाहिए। दूसरा है, नई ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकार क्षेत्र के टेलीफोन कंपनियों का योजित मूल्यवरी से बनी हुई योजनाएं पेश करनी चाहिए। तो आपको बताना है फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, दोनों फॉलो या दोनों गलत। जल्दी से बताइए।
दोनों गलत या दोनों सही या पहला सही या दूसरा सही। चलिए समय हो गया समाप्त। भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि BSNL है, तो BSNL के लोग अब टेलीफोन नहीं लगाते, पहले बहुत लगाते थे, आजकल नहीं लगाते। तो समस्या ये आ गई कि यार अब कनेक्शन नहीं ले रहे तो कंपनी कैसे चलेगी? भाई कंपनी चलाने के लिए कस्टमर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कार्रवाई बोली गई कि आप एक काम करें, सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों को इस गिरावट के कारणों का पता लगाइए, कारणों का पता लगाइए और तत्काल एक समिति की गठित कर दीजिए। अब मान लीजिए हमें पता लगेगा कि कारण क्या है और एक टीम काम करेगी, स्थापित हो जाएगी, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भाई टीम बैठ के चाय थोड़ी पिएगी। भाई टीम स्थापित की है सरकार ने, तो सरकार उससे क्या चाहेगी? काम। यस या नो? तो प्रॉब्लम्स को देखिए और सोल्व कीजिए। इसका मतलब पहला कार्रवाई बिल्कुल सही है, इससे जो उनकी प्रॉब्लम है, कनेक्शंस नहीं आ रहे, वो आ जाएंगे। दूसरा है कि सरकार को कुछ आकर्षित वो निकालने चाहिए, ऑफर्स निकालने चाहिए कि 1 महीने का डाटा फ्री, हाँ 2 महीने का डाटा फ्री। जियो में चला था ना 3 महीने तक फ्री इंटरनेट और ये कॉलिंग्स वगैरह, तो कितने ग्राहक एक साथ टूट पड़े थे भाई जियो की सिम है, जैसे कि भगवान है, जियो की सिम मिल गई तो जैसे भगवान मिल गया है ना। ऐसा हो गया था ना एक बार जब जियो एकदम आया था, जियो 4G, क्या स्पीड आती थी खतरनाक वाली। तो अगर हम ग्राहकों को लालच देंगे तो ग्राहक क्या होंगे? आकर्षित होंगे और चीज़ खरीदेंगे, तो इससे भी क्या होगी? प्रॉब्लम सोल्व होगी। इसका मतलब दोनों कार्रवाई बिल्कुल सही हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डाई से। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई डाई से, पासे से क्वेश्चन है। आपको बताना है 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट्स। हमें निकालना है 6 के विपरीत क्या होगा। बिना गलती किए हुए, बिना मिस्टेक किए हुए सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। और समय हो गया है समाप्त, ठीक है। हमें पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा। देखो हमारे पास में 4 पासे हैं और हमें निकालना है 6 के अपोजिट। तो एक छोटा सा आपको एक गुरु मंत्र देता हूं। इस गुरु मंत्र से आप ये मान के चलिए 70% क्वेश्चन हल हो जाएंगे आपके पास के। क्या है? विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। मतलब जैसे मेरा हाथ है, इसके भी कितने सरफेस हैं? इसके 2 सरफेस हैं, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। तो एक समय में या तो मैं आपको ये दिखा सकता हूं या फिर मैं आपको ये दिखा सकता हूं। दोनों को एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरीके से 6 का विपरीत साथ में नहीं दिखाई देगा। तो जरा पहले पासे को देखिए, 6 का विपरीत 2 हो सकता है क्या? नहीं। 3 हो सकता है क्या? नहीं। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, ठीक है। 4 भी नहीं हो सकता और 2 तो ऑलरेडी नहीं था। 4 भी नहीं हो सकता तो 5 भी नहीं हो सकता। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 खुद है ही वो। तो क्या बच गया? 1 बच गया। तो 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है घन से। भाई घन से क्वेश्चन है। एक 4 सेंटीमीटर का घन है, उसकी फलकों को रंग दिया गया और रंगने के बाद 1-1 सेंटीमीटर में काट दिया गया। आपसे पूछा गया कि बताइए ऐसे कितने छोटे घन हैं जो सिर्फ पीले रंग से रंगे हुए हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में देंगे। भाई सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में देंगे बिना मिस्टेक किए हुए। बिना मिस्टेक किए हुए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर कीजिए। ऐसे कितने छोटे घन हैं जो सिर्फ पीले रंग से रंगे गए। भाई ओनली येलो, सिर्फ पीला। मान लीजिए यहां पे पीला रंग है, ठीक है, और दूसरा कलर बोला गया लाल और तीसरा कलर बोला गया हरा। मान लो ऊपर लाल है और यहां पे हरा है। किसकी बात हो रही है? पीले की बात हो रही है। तो पीला कहाँ है? आगे और
पीछे। क्या निकालना है? सिर्फ पीला। तो सिर्फ के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिर्फ कहाँ होता है? बीचों बीच। एक रंग कहाँ होता है? बीचों बीच होता है। क्यों? क्योंकि किनारों पे 2 या 3 रंग होते हैं। देखिए, पीला लाल, पीला लाल, पीला लाल, पीला लाल हरा, पीला हरा, पीला हरा, पीला हरा लाल, पीला लाल, पीला लाल, पीला लाल हरा, पीला हरा, पीला हरा। तो किनारों पे 2 रंग या 3 रंग होते हैं। एक रंग कहाँ होता है? बीचों बीच। बीच में कितना है? 1 2 3 4। तो आगे कितने हैं ऐसे छोटे गन? 4। तो पीछे भी तो पीला रंग है ना? तो पीछे भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो 4 + 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 8 परफेक्टली राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिशा से। भाई फटाफट से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताना है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर। पीयूष अपने घर से चलना आरंभ करता है और पूर्व में 5 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से दायां मुड़ा 8 किलोमीटर गया और 3 दायां मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, फिर दायां मुड़ गया 2 किलोमीटर गया। दायां मुड़ने के बाद वो बिंदु के पर पहुंचा। तो बताइए पीयूष अब किस दिशा में चल रहा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ध्यान रखना डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है तो हमें एक प्लस बनाना है भाई। एक क्या बनाना है? हमें एक प्लस बनाना है। ठीक है, समय समाप्त। रुक जाइए, डायरेक्शन टेस्ट के लिए इतना ही टाइम इनफ है, क्योंकि देखो यहाँ पे दूरी नहीं निकालनी, क्या निकालनी है? सिर्फ दिशा निकालनी है। तो पीयूष अपने घर से चलना आरंभ करता है, पूर्व में 5 किलोमीटर गया। तो देखो हमेशा यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी। तो पूर्व मतलब इधर कितना गया? इधर गया 5। ठीक है, उसके बाद में दायां मुड़ा 8 गया, राइट नीचे कितना गया? 8। उसके बाद में अगेन दायां 3। तो यहाँ नीचे दायां जा रहे हैं तो 3 इधर आना चाहिए। जैसे अनु, ठीक है। उसके बाद में 3 किलोमीटर गया, फिर दायां मुड़ा और 2 किलोमीटर। अब दायां मुड़ेगा तो ऊपर जाना पड़ेगा, कितना? 2। ठीक है, उसके बाद में अंत में दायां मुड़ा और के बिंदु पर आ गया। अंत में मान लो दायां मुड़ गया और कोई बिंदु था के, उस पर पहुंच गया। तो अब ये किस दिशा में जा रहा है? इधर जा रहा है। इधर मतलब ईस्ट, पूर्व दिशा। तो जिसने भी ईस्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्शन टेस्ट से है, फटाफट से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 मोटरसाइकिल चालक P और Q एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। P 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 16 किलोमीटर से चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 14 किलोमीटर तक जाता है। Q दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर तक जाता है, फिर अपने दाएं ओर मुड़ जाता है और 25 किलोमीटर तक जाता है। P की स्थिति से अब Q कहाँ पर है? P की स्थिति से अब Q कहाँ पर है? फटाफट से बताइए। 2 मोटरसाइकिल हैं, एक है P, एक है Q। हमेशा हमें एक प्लस बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई, और उनकी यात्रा इस पॉइंट से ही स्टार्ट होगी, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। जल्दी से ट्राई करेंगे। 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, क्या बोलेंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए समय समाप्त। देखिए 2 मोटरसाइकिल P और Q एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। P 11 किलोमीटर पश्चिम में, तो P 11 किलोमीटर किधर आ गया? पश्चिम में आ गया। ठीक है भैया। उसके बाद में दक्षिण में मुड़ा, कितना गया? 16। तो P साउथ में गया और कितना गया? 16 किलोमीटर। ओके, देन फिर अपने दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर तक जाता है। तो इसका राइट इधर होगा, यस यानु? इसका राइट कहाँ होगा? इधर होगा या इधर होगा? तो इसका राइट इधर नहीं होगा, इधर होगा, क्योंकि साउथ में जा रहा है ना। कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर। ओके, उसके बाद क्या बोला गया? और रुक जाता है। तो P यहाँ पर रुक गया। ठीक है, P यहाँ पर रुक गया। उसके बाद में कौन चल रहा है? उसके बाद में चल रहा है Q। भाई जो Q है वो दक्षिण में 30 गया। Q यहाँ से सीधा दक्षिण में कितना गया? 30। देखो
यहाँ तक 16, तो 30 हमें नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना है यहाँ तक ये 16 है, तो ये 16 और ये कितना हो गया 14, है ना, तभी तो 30 होगा, 30 होगा। उसके बाद में दायां मुड़ता है और 25 जाता है, राइट मुड़ेगा तो 25 जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 11 है, ये 11 है और ये 14 है, तो कितना हो गया, ये 25 हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये फिक्स इस पॉइंट के नीचे आएगा, क्यों, समझ पा रहे हो? तो आपसे पूछा गया है कि बताइए पी की स्थिति से क्यों कहाँ पर है, पी की स्थिति से क्यों दक्षिण में है और कितनी दूरी पर है, 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दक्षिण 14 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में 8, 5, 9, 22, 36, 67 के बाद में क्या आएगा। तो फटाफट से मैं बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है। 8, 5, 9, 22, 36, 67 के बाद में क्या आने वाला है। यस, बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा यहाँ पे अपने को दिमाग लगाना है, सोचना है एक लेवल तक और आंसर देना है कि 120 आंसर है, 125 है, 130 है या 135 है। यस, 10 सेकेंड और से हैं आपके पास में। 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10। स्टॉप। देखिए 8, 5, 13 प्लस 9 22 होता है। 8 प्लस 5 प्लस 9 कितना होता है, 22 होता है। उसी तरीके से 5 प्लस 9 प्लस 22 36 होता है। 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 22 36 होता है। उसी तरीके से 9 प्लस 22 36 क्या होता है, 67। 9 प्लस 22 प्लस 36 कितना होता है, 67। उसके बाद में 22 प्लस 36 प्लस 67 को हम जोड़ेंगे, सो 22 प्लस 36 प्लस 67 को ऐड कीजिए। 13 प्लस 2 15, 1 7 10 12 125, 125 बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी 125 आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से, ये क्वेश्चन लग चुका है 9। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। और देखिए मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया सोच लो, तैयारी आपकी परफेक्टली नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन किया है ये। फटाफट से बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। 9 4.5, देन 4.5, उसके बाद में है 6.75, 6.75, देन 135। उसके बाद में क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या बोलने वाले हैं। साफ साफ दिख रहा है। 9 से 4.5 कब हो सकता है, सोचिए, दिमाग लगाइए। 9 से 4.5 कब हो सकता है। यस, ट्राई कीजिए स्टूडेंट सभी लोग। समय समाप्त। रुकिए, देखो अगर हम 9 को 1/2 से गुणा कर दें या 2 का भाग दे दें, बात वही है, तो क्या बनेगा 4.5। उसके बाद में 4.5 से 4.5 कब होगा, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से किया, 1 से किया, तो किससे करेंगे, 1.5 से करेंगे। मतलब 1 से ही 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6.75। उसके बाद में कितने से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। और 2 के बाद में कितने से करना पड़ेगा, 2.5, मतलब 2.5 से करना पड़ेगा। तो 13 दूनी 26, देन यहाँ से आएगा हमारे पास में 33.75, 33.75, 33.75 परफेक्टली आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, छोटा सा है, अंग्रेजी वर्ण वाला का क्वेश्चन है भाई। अंग्रेजी
वर्णमाला का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टा कर दिया जाए तो बताइए बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। प्रथम अर्धांश को भी उल्टा कर दिया गया है और द्वितीय अर्धांश को भी उल्टा कर दिया गया है। तो प्रथम अर्धांश ए से एम होता है, लेकिन क्या लिखेंगे एम से ए, और द्वितीय अर्धांश होता है एन से जेड, तो क्या लिखेंगे जेड से एन। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। यू होगा, वाई होगा, एस होगा या इनमें से कोई नहीं। और पूछा गया है बताइए बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर बायां दायां बोलेगा तो संख्याओं को जोड़ देंगे, 7 + 8 15 होगा। यस या नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाईं तरफ से कितना चलना पड़ेगा, हमें बाईं तरफ से 15 चलना पड़ेगा। एक अर्धांश में 13 लोग होते हैं, चलना कितना है 15। तो 13 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो 14 कौन सा होगा z, और 15 कौन सा होगा z से पहले क्या आएगा y। तो y परफेक्टली राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि माँ p की बहन है तथा m की पुत्री है, s p की पुत्री है तथा t की बहन है, m का t से संबंध बताइए। दादी, पिता, दादा या इनमें से कोई नहीं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई, रक्त संबंध का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से करना है बिना मिस्टेक के। रक्त संबंध का क्वेश्चन है, बिना मिस्टेक के करना है सभी लोगों को। क्या बोलने वाले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग? दादी होगी, दादा होगा, पिता होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए समय समाप्त, रुक जाइए। देखिए क्या बोला गया, क्योंकि माँ p की बहन है। जो क्योंकि माँ है, सॉरी, जो क्योंकि माँ है, क्योंकि जो माँ है वो किसकी बहन है, वो p की बहन है। ये बहन है, ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि माँ p की बहन जरूर है। उसके बाद में तथा m की पुत्री है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, यदि, तो ये पहले व्यक्ति के लिए आते हैं। तो पहला व्यक्ति कौन था, क्यों था। तो क्यों m की पुत्री है। अरे भाई क्यों m की पुत्री है, तो m या तो माँ होगी या पिता होगा, लेकिन ये चीज़ वेरीफाई नहीं है, माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। क्लियर। चलिए अगला, s p की पुत्री है। s इस p की पुत्री है। कौन, s पुत्री है, डॉटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, तथा t की बहन है। s बहन है t की, s किसकी बहन है, t की सिस्टर है ये। ठीक है, उसके बाद बोला गया m का t से क्या संबंध है, मतलब ये जो t है वो इस m को क्या बुलाने वाला है, आपको ये निकालना था। तो एक एक स्टेप कर लेते हैं। देखो कैसे, t की ये बहन, और बहन के या तो या माँ है या पिता है, तो t के भी क्या लगेंगे, या तो माँ लगेंगे या पिता लगेंगे। अगर ये t के पिता हैं तो ये कौन है, पिता की कौन है, ये बहन, पिता की बहन भुआ, और ये कौन होंगे, फूफा जी। तो ऑप्शन में ना तो भुआ जी है ना ही फूफा जी हैं, हटा दो। अब माँ मानते हैं। अगर ये टी की माँ है तो माँ की बहन मौसी, तो मौसी के पति मौसा, तो ना तो मौसा है ना ही मौसी है। तो क्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप मुझे लाइव चैट में बता दीजिए, कल की क्लास में सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा,
उसकी माता की इकलौती पुत्री उसकी माता है। आशा का उस आदमी से संबंध बताइए। आशा का उस आदमी से संबंध बताइए जल्दी से। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए। कौन कह रही है? आशा कह रही है कि गौर से देखिए इस आदमी को, ये वही आदमी है जिसके बारे में मुझे बताना है। चलिए, समय समाप्त। एक आदमी की ओर इशारा कर रही है, कौन? आशा। ठीक है, मान लेते हैं ये आदमी है, बड़ा ही सुंदर सा है, गोल मटोल सा है, मेरी तरह, है ना? हाँ। ये आदमी है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए। कौन कह रही है? आशा कह रही है। ठीक है, ये आशा जी है ना? गाता रहे मेरा दिल, है ना? गाना है ना एक, ऐसा ही कुछ। क्या कह रही है? उसकी माता, इस आदमी की माँ, इस आदमी की माता, इस आदमी की माता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री, इकलौती डॉटर। मेरी इकलौती पुत्री उसकी माता है, उसकी माता की इकलौती पुत्री उसकी माता है। किसकी माता है? आशा की माता है। मतलब ये किसकी माता है? ये माता है आशा की। ठीक है, ओके। क्या पूछा गया? आशा का आदमी से संबंध बताओ। अरे ये इसकी माँ है और ये इसकी माँ है और ये इसका बेटा है, तो ये दोनों कौन हुए? तू मेरा भाई, मैं तेरी बहन। भाई बहन का संबंध है। और ये बहन की कौन है? पुत्री है। तो बहन की पुत्री को क्या बोलते हैं? भांजी, नीस। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसकी माँ है, आशा की माँ ये है, ये इसकी माँ है, ये इसका बेटा, दोनों में संबंध भाई बहन का। तो ये इसकी बेटी, तो इसका भाई इसको क्या बुलाएगा? भांजी, और ये इसको क्या बुलाएगी? मामा जी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे बिना मिस्टेक किए हुए। यस, क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। SBI OP को लिखा जाता है TDMWF। SBI OP को लिखा जाता है TDMWF। और हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई साहब बता दीजिए ATS OU को क्या लिखेंगे। जिस स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो समझो तैयारी नहीं की ढंग से आपने। बड़ा ही सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा मसाला नहीं है इसमें। ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। 15 सेकंड का टाइम और दे रहा हूँ आप लोगों को। शिकायत रहती है कि सर आप टाइम कम देते हैं। मैं टाइम इसलिए कम देता हूँ कि बेटा कम टाइम देने के बावजूद भी वीडियो 1.5 घंटे का चला जाता है और अभी समय कम है, तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा चीज़ की जाए, क्योंकि रीजनिंग नहीं है, जीके भी पढ़नी पड़ती है स्टूडेंट्स को, करंट अफेयर्स भी पढ़नी पड़ती है, सारी चीज़ बैलेंस करनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो 1.5 घंटे से ऊपर ना जाए। ठीक है, चलिए। तो SBI OP को लिखा जाता है TDMWF। तो ATS OU को क्या लिखेंगे? सो डिस्टेंस टाइम आउट हो चुका है। देखिए S से क्या बना? T बना, कितने जुड़े? 1 जुड़े। उसके बाद में B से क्या बना? D बना, कितने जुड़े? 2 जुड़े। उसके बाद में I से M बना, कितने जुड़े? 4 जुड़े। उसके बाद में O से क्या बना? W बना, कितने जुड़े? 8 जुड़े। उसके बाद में 16 से F, तो क्या लिखेंगे? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। समझ में आ गया लॉजिक? अप्लाई करो। A में 1 जोड़ो B, इसमें 2 जोड़ो V, इसमें जोड़ो 4 W, इसमें जोड़ो 8 W और 21 में 16 जोड़ो। तो 21 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 37
और 37 आने पर हमें 26 में से घटाना होता है, बताया ना आपको। तो क्या आएगा 11, 11 पे क्या आता है के। तो किस ऑप्शन में है BVWW के, ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी आंसर किया परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे लग चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करेंगे सभी लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, यस, इसको तो 10 सेकंड लगेगी, जल्दी से। DLF IPL चल रहे हैं ना अभी। कौन कौन सट्टा लगाता है, कौन कौन सटोरिया है 40 रुपए में करोड़पति बनने का सपना देखते हो, मेहनत करो हैं। मैं नहीं लगाता बेटा, है ना। हाँ, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे होंगे कि सर आप भी लगाते हैं। मेहनत करिए तो कमाइए, ये सटोरियों में कुछ नहीं रखा है हैं। चलिए नेक्स्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे अपोजिट पता है ना, विपरीत। D का विपरीत W दूध वाला, L का विपरीत O लव, F का विपरीत U फादर अंकल, I का विपरीत R इंडियन रेलवे, P का K कटप्पा, L का O लव। तो किसका लॉजिक है, अपोजिट का लॉजिक है। जिसको अपोजिट नहीं आता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है अल्फाबेट ट्रिक्स, उसको देख लेना। उसमें अपोजिट और अल्फाबेट नंबर याद करेंगे, ट्रिक्स हैं, ठीक है। चलिए, तो M का अपोजिट क्या होता है, N, A का अपोजिट Z, उसके बाद में N का अपोजिट M, उसके बाद में G का T, O का L, S का H। तो किस ऑप्शन में आ रहा है ये, N Z M T L H, M Z M T L H, ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी आंसर था परफेक्टली राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ओहो रिपीट हो गया, कोई नहीं, स्किप करते हैं इसको। ये क्वेश्चन करा चुके हैं हम लोग, है ना, रिपीट हो गया है गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यस, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन है भाई। किससे है, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, फटाफट से सभी लोग कमेंट कीजिए। इतना तो लिख ही सकते हैं, है ना, सभी लोग इतना तो लिख ही सकते हैं ना भाई। चलिए तो फटाफट से बताइए इसका आउटपुट क्या निकाल सकते हैं हम लोग। 30 सेकंड का टाइम है सभी के पास में, 30 सेकंड के अंदर सभी को इसको स्टूडेंट्स देखिए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन है हमारा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें ये जो लास्ट में दिया गया है ना, इससे लॉजिक पता करना होता है कि कार्यक्रम हो क्या रहा है। अरे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पहले 95 आया, फिर 84, फिर 83, फिर 70, फिर 59, फिर 44, फिर 23। यस या नो। अब स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आउटपुट निकालें। क्या निकालें, आउटपुट निकालें। तो निकाल दीजिए, पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99 है। उसके बाद में क्या है, 89 है ना। उसके बाद में क्या है, 56, 45, 56 है। फिर क्या है भाई, 45 है। उसके बाद में 45 के बाद में है 22, 21, 12, 22 है, 21 है और कौन है, 12 है। खत्म, क्लियर। तो इस तरीके से हमें लॉजिक देखना होता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ। देखो आपके इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके छोटा सा क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो या तो ऐसे नंबर्स होंगे, या नंबर के साथ में क्या होंगे, अल्फ़ाबेट लेटर होंगे, या तो घटते क्रम में होंगे या बढ़ते क्रम में होंगे, या फिर पहले स्वर को ले लेगा फिर व्यंजन को ले लेगा। बस इतना ही कार्यक्रम कर सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बाकी इन 10 दिन की सीरीज़ में मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा इनपुट आउटपुट के, बेफिक्र रहिए। चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही खतरनाक है, स्क्रीन पे देख चुके हैं आप। स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, पजल का क्वेश्चन है एक छोटा सा।
है ना। दिखने में बड़ा है बट सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है इसका। ट्राई कीजिए सभी लोग, एग्जाम में आने लायक आपके। एग्जाम में देखो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो दिखने में तो लगेंगे कि यार बड़ा है बहुत ज़्यादा, कैसे करें, लेकिन होगा बड़ा ही सिंपल। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट का टाइम है। यहां पे दोस्त हैं कुछ, दीपक, वरुण, अंकित, दीपक, वरुण, अंकित, अंकित के बाद में है नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ। नीलेश के बाद में है आपका राजेश, राजेश के बाद में है आपका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक है। और इनका कुछ प्रोफेशन है, इनका कोई काम धंधा है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। और इनको अलग अलग खेल पसंद हैं। क्या पसंद है इनको? अलग अलग, इनको अलग अलग खेल पसंद हैं। तो हमें उस तरीके से इस क्वेश्चन को देखना है भाई, ठीक है। तो देखिए इनको अलग अलग कुछ खेल पसंद हैं, तो उस तरीके से हम इसको देखते हैं। तैयार हैं सभी लोग क्वेश्चन करने के लिए, है ना। क्वेश्चन इधर रहेगा, इधर मैं सॉल्यूशन करूंगा, तो एक एक स्टेप समझना ध्यान से आप लोग, ठीक है। चलिए, तो भाई इनको किसी को हॉकी पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, कोई तैराकी पसंद करता है, तो कोई आपका टेनिस पसंद करता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन बोली गई, नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। नीलेश कहाँ पे? नीलेश ये हार्डवेयर नहीं पता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे हार्ड क्रॉस, मतलब यहाँ पे हार्डवेयर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है, राजेश पढ़ता है सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई साहब। उसके बाद में और उसको हॉकी पसंद है, ठीक है भाई, हॉकी पसंद है इसको। क्या पसंद है इसको? इस भाई साहब को हॉकी पसंद है, ठीक है। उसके बाद में अंकित को तैराकी पसंद है। अंकित कहाँ पे है? ये रहा। अंकित को पसंद है क्या? अंकित को स्विमिंग पसंद है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया? और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता, मतलब अंकित भी हार्डवेयर नहीं पढ़ता है भाई साहब, अंकित भी हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, ठीक है। और नहीं पढ़ता है। जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। जिसे फुटबॉल पसंद है वो क्या पढ़ता है? इलेक्ट्रिकल पढ़ता है, मतलब फुटबॉल इलेक्ट्रिकल एक साथ आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जिसे फुटबॉल पसंद है इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और टेनिस पसंद नहीं करता। सिद्धार्थ जो है वो मैकेनिकल पढ़ता है, ठीक है, लेकिन टेनिस पसंद नहीं करता। कौन? सिद्धार्थ टेनिस पसंद नहीं करता है। जिससे बैडमिंटन पसंद है, टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। बैडमिंटन के साथ में क्या आएगा? बैडमिंटन के साथ में क्या आएगा? टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन आएगा। बैडमिंटन के साथ में कौन आएगा? टेलीकम्युनिकेशन। और कोई इन्फॉर्मेशन? दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है, तो बैडमिंटन यहाँ नहीं आएगा भाई, यहाँ पे बैडमिंटन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा? बैडमिंटन नहीं आएगा, है ना। स्पेलिंग पे मत जाना, रीजनिंग का टीचर है। चलिए, दीपक और वरुण पसंद नहीं है। दीपक को टेनिस पसंद नहीं है। दीपक को टेनिस भी नहीं पसंद, ठीक है भाई, दीपक को टेनिस भी नहीं पसंद है। दीपक को वीडियो बनाना पसंद है ना। हाँ, चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है और पूछा गया है कि आपका ये कोई भी पूछ लेगा राजेश को क्या पसंद है, या फिर हमें पूछ लेगा कि बताइए वरुण को क्या पसंद है, ठीक है। बट हमें इसको सोल्व करना होगा, तभी कर सकते हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे टेनिस नहीं आ सकता, ठीक है, और यहाँ पे टेनिस नहीं आ सकता, ठीक है। तो टेनिस के लिए 2 जगह छूट गई,
यहाँ पर आ सकता है टेनिस, और टेनिस यहाँ पे आ सकता है, दो जगह टेनिस आ सकता है। उसके बाद में आपने एक चीज़ देखी कि बैडमिंटन के साथ में टेलीकम्युनिकेशन आना चाहिए। बैडमिंटन यहाँ नहीं आ सकता, बैडमिंटन यहाँ नहीं आ सकता, और टेलीकम्युनिकेशन साथ होना चाहिए। तो स्विमिंग है यहाँ पे, तो दोनों साथ में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आ सकता है बैडमिंटन, आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बैडमिंटन, और यहाँ पे क्या आएगा टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि इनको दोनों जगह खाली चाहिए भाई, दोनों जगह खाली चाहिए, क्योंकि बोला गया है कि जिसको बैडमिंटन पसंद है वो टेलीकम्युनिकेशन में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद में एक चीज़ देखिए कि अगर बैडमिंटन यहाँ आ गया, यहाँ बैडमिंटन नहीं आ सकता था, तो इनकी तो बैडमिंटन की तो बात खत्म ही हो गई, हटा दो बैडमिंटन को यहाँ से। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे टेनिस की। देखिए टेनिस यहाँ नहीं आ सकता और टेनिस यहाँ नहीं आ सकता, तो बच गई क्या, टेनिस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद में आपको साफ साफ बोला गया है कि फुटबॉल के साथ में इलेक्ट्रिकल, मतलब दोनों जगह खाली चाहिए, तो यहाँ पे तो भाई एक भरी है, यहाँ पे दोनों भरी हैं, दोनों भरी हैं, एक भरी है, एक भरी है, तो यही आएगा कौन सा, फुटबॉल के साथ में इलेक्ट्रिकल, फुटबॉल के साथ में इलेक्ट्रिकल। ठीक है, फुटबॉल आ गया, टेनिस आ गया, स्विमिंग आ गया, बैडमिंटन आ गया, हॉकी आ गया। टेनिस यहाँ पे नहीं आ सकता था, तो कौन सा खेल बच रहा है भाई, एक खेल बच रहा है क्या, क्रिकेट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्रिकेट। ठीक है, मैकेनिकल आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, टेली कम्युनिकेशन आ गया, इलेक्ट्रिकल आ गया। हार्डवेयर यहाँ नहीं आ सकता, तो कहाँ आएगा, हार्डवेयर ऊपर आएगा। ठीक है, और हार्डवेयर के बाद में कोई प्रोफेशन बच रहा है, मेटलर्जरी। ठीक है, तो मेटलर्जरी यहाँ पे आएगा आपका। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि राजेश को कौन सा खेल पसंद है, हॉकी पसंद है, सिद्धार्थ को कौन सा खेल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, तो इस तरीके से हम टेबल बना के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखना 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चंस होगा उतने ही ज़्यादा मार्क्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई रैंकिंग टेस्ट से, तो सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक किए हुए। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग, यस। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है। 78 विद्यार्थियों की कक्षा में रीता का स्थान बाएं से 40 है, रीता का स्थान बाएं से 40 है भाई। ठीक है, और सिमरन का दाएं से 33 है, सिमरन का स्थान दाएं से कितना है, 33 है, और टोटल कितने हैं, 78 लोग हैं। ठीक है, और प्रिया जो है वो इनके एकदम बीच में है, प्रिया बीचों बीच है। तो देखो 33, 40, 73, टोटल 78, बीच में कितने लोग, 5 लोग, तो 2 इधर 1 ये 5 हो गया। क्या पूछा गया, बताइए सिमरन और प्रिया के बीच कितने लोग हैं, सिमरन और प्रिया के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। जिसने भी सी आंसर किया परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, यस। 29 लड़कियों की पंक्ति में रोहित का स्थान बाएं से इतना है और अंतिम छोर से इतना है, तो बताइए पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लोग हैं। ठीक है, ठीक है, टोटल लोग कितने हैं हमारे पास में, टोटल लोग इस बार बोले गए कि भाई टोटल 29 लोग दिए गए हैं, 29, टोटल 29 लोग दिए गए हैं, और बोला गया है रोहित का स्थान बाएं से 17 है भाई। यहाँ पे रोहित है, रोहित का स्थान बाएं से 17 दिया गया, और अंतिम छोर से 17वां है, और करण का स्थान दाएं से 17 है। तो करण का स्थान दाएं से 17 होगा, तो भाई ये 17 है, तो आगे तो कितने लोग हैं, आगे लोग हैं 12, तो इधर आना पड़ेगा, यस है नो। तो कौन है, करण, तो करण का स्थान दाएं से कितना है, 17 है। तो आपको पूछा गया कि रोहित और करण के बीच कितने लोग हैं। कल ही एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था कि बायां और दायां का योग कुल से ज़्यादा है, 17 + 17 34। तो क्या सूत्र था बताइए, लेफ्ट प्लस राइट -t - 2। बताया था कि नहीं बताया था, यस या नो,
कि अगर लेफ्ट एंड राइट का एडिशन टोटल से ग्रेटर है, टोटल से ज़्यादा है, तो बायां और दायां को जोड़िए। 74, 17 + 17 34 -29 में से 2 कम कर दीजिए, तो 34 में से आपका 29 गया तो 5 में से 2 गया तो आंसर क्या आएगा? 3 लोग हैं किसके बीच में? करण और ये कौन था? रोहित, है ना। करण और रोहित के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे इसको, फटाफट से आंसर करेंगे बिना मिस्टेक किए हुए भाई। यस, 6 विद्यार्थी हैं, ABCDEF एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, ठीक है। B F तथा D के मध्य में है, E A तथा C के मध्य में है, और A F तथा D के बिल्कुल बगल में नहीं है, C D के बगल में नहीं खड़ा है, F किन के मध्य में है? C A D C C B या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या बोलेंगे? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। क्या बोलेंगे? A आएगा, B आएगा, C आएगा या D आएगा? 6 लोग हैं हमारे पास में भाई, ध्यान रखना, 6 हैं। सिक्स पर्सन है, ध्यान रखना। जो B है वो F और D के मध्य में है। B F और D के मध्य में इस तरीके से भी बैठ सकता है, और B F और D के मध्य में इस तरीके से भी बैठ सकता है। दोनों कंडीशन सही हैं। दूसरी कंडीशन बोली गई है E A तथा C के मध्य में है। E A तथा C के मध्य में इस तरीके से भी बैठ सकता है, और E A तथा C के मध्य में इस तरीके से भी बैठ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? A F तथा D के बगल में नहीं बैठा है। तो अगर मान लीजिए हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, A लिखते हैं, E लिखते हैं, C लिखते हैं, थोड़ा इधर लिख देता हूँ आपको क्वेश्चन भी दिखता रहेगा, ठीक है। A लिखते हैं, E लिखते हैं, C लिखते हैं, और आपको बोला गया है कि A F तथा D के बगल में नहीं है। ना तो F आना चाहिए ना ही D आना चाहिए। कौन? A के बगल में। तो इसका मतलब F और D इस साइड नहीं आएंगे। किधर आएंगे? फिर इधर आएंगे, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई, इधर आएंगे। उसके बाद बोला गया C D के बगल में नहीं है। जो C है वो D के बगल में नहीं है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे तो D के बगल में C आ जाएगा, तो किसको रखना पड़ेगा? इसको रखना पड़ेगा। तो क्या आएगा? F B D। तो ये सीरीज बिल्कुल सही है। तो A E C F B D, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि F किन के मध्य में है, तो F C और B के मध्य में है। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर C परफेक्टली राइट आंसर। चलिए फटाफट से हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। 6 मित्र A B C D E तथा F व्रत में खड़े हैं, ठीक है। C D के बाईं ओर है, F A व E के मध्य में है, तथा E F व D के मध्य में है। तो F के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? ये छोटा सा सवाल आपको करना है। सर्कल में खड़े हुए हैं और सभी का फेस अंदर की ओर होगा, क्योंकि डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं है यहाँ पे, तो हमें अंदर की तरफ मानना है, ठीक है। C D के बाईं ओर है। जो C है वो किसके बाईं ओर है? D के बाईं ओर कौन है? C है, यस या नो? C D के बाईं ओर है, F A व E के मध्य में है। अभी कोई कंडीशन नहीं है। E F व D के मध्य में है। D और F के मध्य में कौन बैठा हुआ है? E बैठा हुआ है, ठीक है। E F व D के मध्य में है और F A व E के मध्य में है। E और A के मध्य में कौन बैठा हुआ है? F बैठा हुआ है। 3 4 5 कौन बच गया? छठा A आ गया, B आ गया, नहीं आया B, तो यहाँ पे कौन आएगा? B आएगा। क्या पूछा गया आपसे? F के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो भाई साहब ये है F, इसका मुंह इधर है, ऊपर होगा दायां और इधर होगा बायां, यस या नो? ऊपर दायां नीचे बायां। तो F के बाईं ओर E बैठा हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर C जिसने भी आंसर किया है परफेक्टली राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 22 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। 22 क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का भाई। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है।
आपको बताना है दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। अगर दोनों ही गलत हैं तो लिखेंगे कोई भी सही नहीं है। फटाफट से कथन है कुछ P B है और कुछ A P है। फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को। बोला गया कुछ P B है, कुछ P B है, और दूसरा बोला गया कुछ B कुछ A P है, कुछ A P है। ठीक है, दो निष्कर्ष हमें दिए गए हैं कि कुछ A B है, कुछ A B है, या फिर दूसरा निष्कर्ष दिया गया है कुछ B A है। फटाफट से बताइए क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों सही या दोनों गलत, या पहला सही या दूसरा सही, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोनों ही गलत हैं। कैसे, आइए देखिए। हमें रिलेशन करना है ए बी में। किसमें करना है, ए बी में। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, मतलब पहले और दूसरे कथन को जोड़ना पड़ेगा। तो दो कथनों को जोड़ने का रूल है कि एक कॉमन अक्षर होना चाहिए। तो कॉमन अक्षर पी है, लेकिन कंडीशन ये है एक कॉमन अक्षर के साथ में सभी या नहीं होना चाहिए। तो इस P के साथ कुछ है और इस P के साथ भी कुछ है। क्यों, अरे कुछ A P है तो कुछ P A है, यही तो बोलेंगे। तो यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, दोनों जगह सम है। तो इसका मतलब A और B में कोई संबंध सही नहीं होगा। तो दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स इसको कर लेंगे। अगर वेन डायग्राम के साथ जाना चाहते हैं तो कुछ P B है, कुछ P B है, और कुछ A P है, कुछ A P है। तो हमें रिलेशन करना है ए बी में। गोले टच नहीं है तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं कर सकते। हाँ, संभावना बोलता तो कुछ कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। पॉसिबिलिटी है, संभावना का है, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, फटाफट से सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। पॉसिबिलिटी है, संभावना का है, नो यू इज बी, स्टेटमेंट है, कथन दिया गया है हमें, कोई यू बी नहीं है, नो यू इज बी, कोई यू बी नहीं है, और दूसरा दिया गया है कोई ए यू नहीं है, कोई ए यू नहीं है। ठीक है, और हमें बहुत सारे निष्कर्ष दिए गए हैं, हमें नीचे बहुत सारे निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। तो बताइए कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं, और सारे पॉसिबिलिटी हैं, सभी संभावना के हैं। कुछ ए बी होने की संभावना है, सभी ए बी होने की संभावना है, कोई ए बी नहीं होने की संभावना है, और कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है भाई, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए मुझे कि क्या बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम। बीस सेकेंड का समय और बच रहा है आपके पास में भाई, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय और बच रहा है आपके पास में। चलिए सो स्टूडेंट्स, समय हो चुका है समाप्त। अब रुकिए, देखिए हमें क्या निकालना है, कौन सा निष्कर्ष सही है। और देखो सभी निष्कर्ष में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे संबंध है ए और बी में। तो देखो ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब पहले और दूसरे कथन को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है। तो दो नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट रिजल्ट नहीं निकलता, मतलब ए और बी के बीच में हम रिलेशन नहीं बता सकते। तो जिसके बारे में संबंध नहीं बता सकते हैं, जो जानकारी पता ही नहीं है, आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आपको पता ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि मैं पास भी हो सकता हूँ, मैं फेल भी हो सकता हूँ, मैं सप्लीमेंट्री भी आ सकता हूँ, मेरा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ना, इसका मतलब हमें रिजल्ट्स नहीं पता। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है
जहाँ पर रिजल्ट्स रिलेशन नहीं पता होते हैं वहाँ पर सारी संभावनाएं सही होती हैं। कैसे? देखिए, हमें संबंध करना है कोई यू बी नहीं है, कोई यू बी नहीं है, ठीक है, और कोई ए यू नहीं है, कोई ए यू नहीं है। अब ए और बी के गोले बिल्कुल भी टच नहीं है, तो आप कह सकते हैं कुछ ए बी होने की संभावना है, सारे ए बी होने की संभावना है, सारे बी ए होने की संभावना है। जैसे नो, तो सारी संभावनाएं बिल्कुल क्या होंगी? यहाँ पे बिल्कुल ट्रू होंगी, एकदम राइट होंगी। तो सारी निष्कर्ष जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है परफेक्टली राइट है। तो ध्यान रखना, आपको एक चीज बता रहा हूं, दो कथन अगर ऋणात्मक हो तो इनके कॉम्बिनेशन से कोई रिलेशन नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, और जहां पे रिजल्ट नहीं मिलता है वहां पे सारी संभावनाएं क्या होती हैं? सही होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यस 24 है इनइक्वालिटी का। फटाफट से सभी लोग ट्राई करेंगे। आपके पास में 5 निष्कर्ष हैं और आपको बताना है कि पांचों में से कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं। भाई पांचों में से कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं? 2 कथन दिए गए हैं आपको, फटाफट से 30 सेकंड में उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लेना है, 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं लेना है। भाई मैं चाहता हूँ कि फटाफट से स्पीड से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। चलिए समय हो गया है समाप्त। तो निष्कर्ष पहला देखते हैं भाई। फर्स्ट निष्कर्ष है हमारे पास में ए ग्रेटर देन बी। ये राइट है या रॉन्ग है? आइए देखते हैं। देखो कल ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है, जिधर से मुंह खुला होगा हमारी एंट्री उधर से होगी, और जिधर से बंद होगा उधर से एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम ए से बी जा सकते हैं, बी से ए नहीं आ सकते, तो हमें ए से बी जाना पड़ेगा। तो देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ए से आना पड़ रहा है किसके पास? बी के पास। तो पहले और दूसरे कथन को जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? कॉमन अक्षर। कॉमन अक्षर क्या है? एम है। यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है। हम ए से एम आ सकते हैं, बिल्कुल इक्वल का साइन है, एम पे आ गए। एम से जी आ सकते हैं, जी से बी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला साइन है, बिल्कुल है। तो पहला क्या हो गया? परफेक्टली राइट हो गया। दूसरे में ग्रेटर देन लग गया। दूसरे में क्या हुआ? ए ग्रेटर देन इक्वल बी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल या इक्वल आता है तो लूप कंप्लीट होना चाहिए और बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, जब आप ए से एम आए तो बराबर ने साथ दिया, एम से जी गए तो बराबर ने साथ छोड़ दिया, जी से बी आए बराबर ने साथ दिया। तो यहाँ पे बराबर ने साथ छोड़ा, तो इसलिए दूसरा क्या होगा? गलत होगा। आ रही बात समझ में? चलिए तीसरे की बात करता हूं भाई। तीसरा है v लेस देन क्यू। तो इस बार जो एंट्री होगी वो क्यू से v होगी, क्यू से v हमारी एंट्री होगी। ढूंढो, क्यू यहां पर है और v यहां पर है। कहां पर है? v यहां पर है। तो देखो क्यू से a आएंगे, a से m आएंगे, m से g आएंगे, g से b आएंगे, b से v आएंगे। तो पूरा रास्ता कंप्लीट हो रहा है, पाथ कंप्लीट है। देखो क्यू से ए आ गए, ए से एम आ गए, एम से जी आ गए, जी से बी आ गए, बी से वी आ गए। तो लूप कंप्लीट है। तो तीसरा बिल्कुल क्या है? सही है। तीसरे के बाद मैं चौथे की बात करूंगा। चौथा है एम ग्रेटर देन इक्वल वी। तो हमें चलना है इस बार एम से वी चलना है। तो पाथ कंप्लीट होना चाहिए और बराबर का साथ छूटना नहीं चाहिए। तो देखो एम से जी से बी से वी, लेकिन बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए था, लेकिन शुरू में ही तलाक हो गया। तो जीवन कैसे कटेगा? कैसे नो? नेक्स्ट पांचवा है हमारे पास में ए इक्वल बी। ए इक्वल बी, ए से बी जाना है।
तो देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ए से एम आ जाओगे, एम से जब जी आओगे तो बराबर ने साथ छोड़ दिया, लेकिन यहाँ तो बराबर है तो परफेक्टली रॉन्ग है। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, पहला और तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, फटाफट से। किस समय 4 से 5 के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी से निकाल दीजिए। कल एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्या बोलेंगे भाई? 4 से 5 के बीच 180 डिग्री निकालना है हमें। 4 से 5 के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? यस, ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। डी तो पक्का ही सही है ना? हाँ, डी तो बिल्कुल एकदम सही आंसर है। चलिए बताइए फटाफट से। चलिए समय समाप्त। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको एंगल निकालना है 0 से लेके 360 डिग्री, तो मैंने आपको एक सीधी ट्रिक बताई थी। क्या करना था? इस वाली संख्या को 5 से गुणा करना था, डिग्री में 6 का भाग देना था, भाग देने पे जो संख्या आएगी उसको इधर लाके जोड़ना था। 36 18, इन दोनों को जोड़ना था, और जोड़ने के बाद जो संख्या आई है उसको वापस जोड़ना था, और लास्ट में कितने का भाग देना था? 11 का भाग देना था। दोबारा सुनिए, इस संख्या को कितने से गुणा करना है? 5 से। डिग्री में कितने का भाग देना है? 6 का। इधर से जो संख्या है दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे जो संख्या आएगी वापस जोड़ के 11 का भाग देंगे, तो मिनट की वैल्यू आएगी 50 प्लस 11 चौक 44, शेषफल 6/11, 54 सही 6/11 किसकी वैल्यू है? मिनट की। तो घंटे की वैल्यू क्या मानेंगे? शुरू वाली, लेस देन 4:54 सही 6/11 पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए फटाफट से दूसरा क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन कैलेंडर से है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से करिए सभी लोग। कैलेंडर से है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर बिल्कुल फास्ट भाग रहे हैं शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपका वीडियो बने और आप टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, 24 अक्टूबर 2011 को मंडे है। 24 अक्टूबर 2011 डे इज मंडे, और हमें फाइंड करना था 15 फरवरी 2020 को कौन सा डे होगा। ठीक है, इस बार क्या है, महीने भी अलग हैं, वर्ष भी अलग हैं और दिनांक भी अलग हैं। तो फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए जल्दी से, बिना मिस्टेक किए हुए। बिना मिस्टेक किए हुए सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बीस सेकेंड का समय और है आपके पास में। मंडे होगा, फ्राइडे होगा, संडे होगा या सैटरडे होगा? क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? सभी लोग लाइव चैट में आंसर कीजिए। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है ये भी बताइए, क्योंकि ऐसे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एवरेज भी हैं, लो लेवल भी है, हाई लेवल भी है, हर तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं, तो फीडबैक जरूर दें। 10 सेकेंड का समय और है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए समय हो गया समाप्त। देखिए भाई, हमें 24 अक्टूबर 2011 को वार दिया गया है मंडे, हमें 15 फरवरी 2020 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में करेंगे। देखो 24 अक्टूबर 2011 से 24 अक्टूबर 2019 तक मैं सीधा आ सकता हूँ वर्ष टू वर्ष। तो कितने वर्ष का अंतर है यहाँ पे? 8 वर्षों का अंतर है। तो 8 वर्षों में 8 शेषफल बनेंगे। क्यों? अरे एक 365 वर्ष, एक
साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, उसमें 7 का भाग दोगे, 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, शेषफल 1 आएगा। तो कम से कम 8 शेषफल तो आएंगे, लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है, जहाँ पे 366 दिन होते हैं। तो 366 कहाँ होता है, लीप वर्ष में। तो 2011 से 19 के बीच लीप वर्ष क्या है, 2012 और 16, तो 2 एक्स्ट्रा और आएंगे। तो 8 + 2 10, तो 10 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आया, 3 आया। तो क्या करेंगे, मंडे में 3 जोड़ देंगे। तो मंडे में 3 जोड़ेंगे तो इस दिन क्या बार आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब गुरुवार है। इस दिन क्या निकल गया, इस दिन थर्सडे निकल गया, गुरुवार निकल गया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर लेंगे, अब हम महीनों के आधार पे कर लेंगे, है ना। महीनों के आधार पे कैसे, देखो हमारी यात्रा 24 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 15 फरवरी पे खत्म होगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है, अब देखो अक्टूबर में 24 अक्टूबर को छोड़ के जाना पड़ेगा। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन किसके, अक्टूबर के। उसके बाद में नवंबर में 30 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में कहाँ तक आना है, 15 तक। पूरे लेंगे 15, क्योंकि 15 का निकालना है। ठीक है, उसके बाद में जोड़ेंगे और कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, और लास्ट में क्या निकालना है, शेषफल। तो काट दो ना सीधा, देखो 7 से कटा शेषफल 0, 7 चौक 28, शेषफल 2, 7 चौक 28, शेषफल 3, 7 चौक 28, शेषफल 3, 7 दूनी 14, शेषफल 1, 3 और 3 6 + 1 7, ये कट गया। तो शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 2। तो क्या करेंगे, गुरुवार में सीधा 2 जोड़ देंगे। तो गुरुवार में हम सीधा 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शनिवार, सैटरडे। तो शनिवार किस ऑप्शन में है, सैटरडे है आपका ऑप्शन नंबर डी में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूँ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में लगाने वाला हूँ आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 है मिसिंग नंबर से भाई। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से सभी लोग ट्राई करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या बोलने वाले हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने वाला लॉजिक है इसमें। तो 30 सेकंड आपके पास में भी और हैं, ट्राई कीजिए। 5 आएगा, 8 आएगा। चलो मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर देता हूँ। जो प्रोसेस है वो ऊपर से नीचे है, मतलब इस तरीके से लॉजिक लगेगा। चलो मैंने इतनी आपकी हेल्प कर दी है, अब लगा दीजिए आंसर। हाँ, ऊपर से नीचे लगेगा लॉजिक भाई। तो क्या बोलने वाले हैं बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है। यस, हाँ 8 या 9। चलिए समय समाप्त। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 + 5 6 + 1 7 + 1 8, 2 + 5 7, 3 10 + 1 16। उसके बाद में आपका आ गया 5 + 1 6, 6 + 3, तो क्या आएगा आंसर 9। तो 9 मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। आप दिमाग लगाते रहोगे क्या होगा, गुणा करें, भाग दें, क्या करें क्या नहीं करें, तो इससे भी लॉजिक्स होते हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है भाई। फटाफट से उड़ा दीजिए इसको 20 सेकंड के अंदर। 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए भाई। 20 सेकंड से 1 सेकंड ऊपर मत लगाना है, जल्दी से बताइए। 120 - 2 +
3/11 गुणा 2, ठीक है। माइनस का मतलब बोला गया है भाग, मतलब 120 में भाग देना पड़ेगा 2 से, और प्लस का मतलब बोला गया है गुणा करना पड़ेगा 3 से, और भाग का मतलब बोला गया है प्लस, जोड़ना पड़ेगा 11, और गुणा का मतलब बोला गया है माइनस, तो क्या करना पड़ेगा माइनस। तो बोर्ड मास नियम पढ़ा है यस या नो। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले भाग दीजिए। तो 120 में 2 का भाग देंगे 60 आएगा, और 60 को 3 से गुणा करेंगे 180 आएगा, और 180 में 11 जोड़ेंगे तो 191 आएगा, 191 में 2 कम करेंगे तो 189 आएगा। तो 189 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 29 क्वेश्चन है, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आ जाइए। वाटर इमेज का क्वेश्चन है, क्या बोलने वाले हैं। ऊपर एक इमेज दी गई है आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा उसका आंसर है। ए है, बी है, सी है या डी है। ये इमेज है आपके पास में इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये कलर्ड है, यहाँ पे ये कलर्ड है, ठीक है। सो इसको अपन कलर कर देते हैं, और साइड वाली इमेज आधी कलर्ड है और आधी विदाउट कलर्ड है। मतलब इस तरीके से ये एक है पोर्शन इसका रंगा हुआ, ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसका रंगा हुआ है, और हमें निकालना है जल प्रतिबिंब। तो जल में क्या होता है बताइए भाई। हमें पता है जल में दायां बायां नहीं होता, अप डाउन होता है, डाउन अप होता है। तो ये चीज ऊपर जाएगी और ये चीज नीचे आएगी, पहली बात। और ये बॉक्स भी नीचे आएगा, कैसे नो। तो जब ये बॉक्स नीचे आएगा तो ध्यान से देखना, ये स्थिति कहां पे आएगी, ये इस साइड ही आएगी। समझ पा रहे हो, किस साइड आएगी ये स्थिति आपकी। जब नीचे आएगी दोस्तों तो ये इस साइड ही आके नीचे गिरेगी। मतलब इस तरीके से हम बोलेंगे कि दिस साइड, दिस पोजीशन, सॉरी ये वाली यहाँ पे, हाँ इस तरीके से आएगी। समझ पा रहे हो, ये इस तरीके से आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है सोचो। ऐसा आपका ए ऑप्शन में है, और किसी ऑप्शन में है क्या, किसी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर हम, ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर, ठीक है। जिसका भी ए है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। सन्निहित आकृति ज्ञात करें। सन्निहित आकृति ज्ञात करें। सन्निहित आकृति जानते हैं ना आप लोग, छुपी हुई आकृति ज्ञात करें। छुपी हुई आकृति ज्ञात करें। एक आकृति दी गई है आपको इस तरीके से, ठीक है, और आपको निकालना है कि छुपी हुई आकृति ज्ञात करें। और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है किसमें छुपी हुई है। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, उड़ा दो, ए में साफ साफ दिख रही है, ठीक है। चलिए तो ये 30 क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों ये अपनी कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिगर काउंटिंग और सिलोजिज्म का पूरा वीडियो 4 घंटे का है फिगर काउंटिंग का, और 2 घंटे का है सिलोजिज्म का। कंप्लीट टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और भी अगर आपको कैलेंडर, क्लॉक और किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, जिसमें हमने 350 मतलब 350 प्लस वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और ये वीडियो पब्लिकली नहीं है, हमने ज्वाइन में कर रखे हैं, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि सारी चीज़ फ्री नहीं दे सकते हैं, क्योंकि खर्चे भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं इसलिए। और इसकी ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं रखी हमने, सिर्फ 159 रुपये पर मंथ,
159 में आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं 350। तो आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे, क्लासेस आपको क्लियर हो रही होंगी। डेली ये क्लास आएगी सुबह 10 बजे, कब तक? 5 नवंबर तक, ठीक है। तो हर हाल में लेना है आपको वर्दी, ध्यान रखना, जुनून बनाए रखिए, डिप्रेस नहीं होना है, जितना पढ़ लिया वही बेस्ट है। सिर्फ इस समय आपको जो करनी है वो करनी है दोस्तों प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने क्या होंगे? परफेक्ट होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मैं डेली आपके लिए लगा हुआ हूँ, अच्छा कंटेंट खोजता रहता हूँ डेली कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाएं कि उनका कॉन्फिडेंस आए और एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। बट आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग में एक भी सवाल गलत नहीं करके आना है। सेंटर पे आऊँगा मैं 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को सेंटर पे आएंगे हम लोग, हमारी टीम भी आएगी, ठीक है। तो आपका जिस भी स्टूडेंट का सेंटर जयपुर है तो हम ज़रूर मिलेंगे उसके सेंटर पे और रिव्यू लेंगे कि कैसा एग्ज़ाम गया। तो रीजनिंग में बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी रहा जीके का पार्ट, जीके को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब जो टाइम है वो सिर्फ रिवीजन का है, कोई भी नई चीज़ मत पढ़िए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कोई नई चीज़ मत पढ़िए। नई चीज़ पढ़ोगे तो याद नहीं होगी, दूसरा फिर दिक्कत ये आएगी उसको आप रिवीजन नहीं कर सकते। जो चीज़ पढ़ लिया है उसका रिवीजन कब करोगे, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे ही नहीं है, ठीक है। मुश्किल से 8-9 दिन बच रहे हैं खींच के। तो अब बस आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, बस इतना ध्यान रखना कि जो चीज़ पढ़ ली है वही बहुत है। चलिए अब मिलेंगे हम कल सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।